हेलो दोस्त, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं मद्य निषेध कच्चा पाल चालन दस्ता सिपाही का सेट नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने सेट नंबर 4 तक आपको कंप्लीट करा दिया है और उसका कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये प्लेटफॉर्म का बुक है और इसका हम सेट नंबर 5 को हम स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो टोटल सीरीज है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि 25 देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज। तो हमारा अभी 5 नंबर टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको 5 नंबर सेट देखने को मिल जाएगा और आपका जो भी स्कोर आ रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे आपका और सब लोगों को कंपैरिजन करने में और आपको पता चल पाएगा कि क्या लोग स्कोर कर रहे हैं और क्या स्कोर करेंगे, तो हमारा रिजल्ट आने का संभावना है और रिजल्ट बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सिंपली कहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 कहा है कि गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरुआत होता है। तो आपका ऑप्शन ए का करेक्ट हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक ना। ये नवंबर माह में स्टार्ट होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है। अंतर बोला है, ठीक ना। अगर महिला साक्षरता दर या पुरुष साक्षरता, सबसे कम साक्षरता दर बोलता तो यहाँ पर बिहार होता, लेकिन यहाँ पर महिला और पुरुष साक्षरता दर में अंतर डिफरेंस पूछा है। तो आपका डिफरेंस में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, राजस्थान, ठीक ना। वहाँ से कुछ रिलेटेड फैक्ट जान लीजिए को जो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो राजस्थान में महिला और पुरुष साक्षरता दर है, पुरुष साक्षरता दर है जो 79.19%, यानी 79.19% है जो पुरुष साक्षरता दर है, और महिला साक्षरता दर है जो 52.12 एंड 52.12% है, ठीक ना। इसमें डिफरेंस यानी अंतर देखें तो आपको 27.07 का अंतर देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। और वही बात कर ले ओवरऑल, मतलब ऑल ओवर इंडिया पुरुष और महिला में बात कर ले तो आपको 74.04% साक्षरता दर है, ठीक ना, जिसमें पुरुष का साक्षरता दर 82.14% है, ठीक ना, 82.14%, और महिला साक्षरता दर 65.46 यानी 46% है, ठीक ना, जो कि ऑल ओवर साक्षरता दर है। वही सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य की बात कर ले तो केरल है, जिसमें 93.91% है, ठीक ना। और वही मिजोरम दूसरा नंबर पर 91.33% है, और गोवा तीसरा नंबर पर 88.70 है, जो कि आपको क्रम वाइज देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इस तरह से आप सजा सकते हैं और करेक्ट आंसर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला सबसे ज़्यादा केरल हो जाएगा, दूसरा में मिजोरम, तीसरा में गोवा हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन का है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूची प्रदान है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संघ केंद्रीय सरकार और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूची प्रदान है। तो कितनी सूची प्रदान है, तो आपका करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा सी। यहाँ पर 3 सूची प्रदान है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का महान्यायवादी, ठीक ना, डैश डैश को कानूनी सलाह प्रदान करता है। भारत का महान्यायवादी डैश डैश को कानूनी सलाहकार प्रदान करता है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संघ राज्य सरकार को करता है, ठीक ना, संघ सरकार को करता है, अपना कानूनी सलाह प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 5 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होता है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैदान में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का डी नंबर, ठीक ना, 55 होता है, ठीक ना। मानक चौड़ाई कितना होता है, 55। वही हॉकी का टाइम का बात कर ले तो टोटल अवधि 60 मिनट का होता है, जिसमें से 15-15 मिनट का क्वार्टर होता है, ठीक ना। और हॉकी के मैदान का लंबाई का बात कर ले तो 91.44 मीटर होता है, ठीक ना। और गेंद का वजन का बात कर ले
तो 155 से 163 ग्राम तक रहता है गेंद का वजन, हॉकी का जो बॉल होता है। और हॉकी खेल से संबंधित जो शब्दावली है, स्टिक, पेनल्टी, स्ट्रोक, ठीक ना, स्क्रू स्क्रू और साइड इन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर और पेनल्टी और फुटबैक, ये सब जो है हॉकी से रिलेटेड शब्द है, संबंधित शब्द है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 6वें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस अधिवेशन के तहत भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो आपका 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, ये बम्बई अधिवेशन के तहत ये जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। वही बोल दे कि भारत छोड़ो अधिवेशन, जो कि भारत छोड़ो अधिवेशन आरंभ कब हुआ था, तो आप इसका डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो अधिवेशन का आरंभ हुआ था, ठीक ना। 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समर्थन दिया था, ठीक ना। तो किसके द्वारा पेश किया गया था भारत छोड़ो प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और 1942 में बम्बई में, ठीक, बम्बई अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 7 पर। निम्नलिखित में से क्या क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग को कहते हैं? निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग को कहते हैं? तो नदी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? यहाँ पर तंग घाटी कहते हैं, उसे नदी के ऊपरी भाग को कहा जाता है, ठीक ना। और सिंधु नदी द्वारा निर्मित होता है उसे सिंधु गर्ज कहते हैं। और सतलज नदी द्वारा निर्मित होता है उसे सिपकिला गर्ज कहते हैं, ठीक ना। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है उसे दिहांग गर्ज कहते हैं। ये गर्ज का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। योजना आयोग में प्रधानमंत्री की भूमिका क्या होती है? योजना आयोग में प्रधानमंत्री का भूमिका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष, और ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का बी, ठीक ना, पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक ना। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग 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 को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का डी, ठीक ना, 9 का डी हो जाएगा। ये मणिपुर में पुंग जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। और भी कुछ वाद्य यंत्र है जिसको मणिपुर के राज्य में यूज किया जाता है, वो जो आप ध्यान रखिएगा, मणिपुर नृत्य में मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक ना। इसमें आपको पुंग हो गया, बैरल, ड्रम हो गया, और पेना पेना बांसुरी, करताल, झंझर जिसे कहते हैं, जैसे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या क्या है? 10 नंबर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वाशिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच वाशिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का, ठीक ना, डी, ये 1902 में हुआ था, ठीक है, 1902 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिल जाएगा, तो 11 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना, आपका 0 हो जाएगा जब वैल्यू रखिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा मैथ से, तो आपका 12 का करेक्ट आंसर भी आपका ए हो जाएगा, 7 दिन हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इतना से भाग देने पर, इतना इतना को 8 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा? तो इसमें आप इस संख्या से भाग दीजिएगा और जो भी शेषफल आ जाएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 7, ठीक ना, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है? स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत शब्द में कौन सा संधि है? तो 14 का करेक्ट हो जाएगा, यन संधि है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर 15 का देख सकते हैं। कहा गया है कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आपका करेक्ट 15 का ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर घनिष्ठ है ना, ये घनिष्ठ, यहाँ ट है, यहाँ ठ है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नया 9 दिन पुराना 100 दिन पुराना, ये एक लोलोकित है जिसका अर्थ आपको बताना है। तो नया 9 दिन पुराना और 100 दिन पुराना, आपका 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पुरानी चीज़ ज़्यादा दिन नहीं चलती, इसका मतलब होगा, ठीक ना।
निम्न 17 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है। तो 17 में के करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक ना, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्या कहा गया है यहाँ पर, बेस्ट डिफाइन द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है, वानिश का आपका अर्थ डिफाइन करना है। तो आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वानिश का सी, ठीक ना। यहाँ टू रिलीगेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 19 पर चलते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग सेलेक्ट कर, तो आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा, इस एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें से आपको जो आपका इनकरेक्ट स्पेलिंग है उसको सेलेक्ट करना है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी है ना, रेसिपी का स्पेलिंग है जो गलत है। रेसिपी का स्पेलिंग हो जाता है आपका आर ई और सी आई, ठीक ना, और पी ई होता है, जो कि यहाँ पर आर आई सी ई दिया हुआ है वही गलत है, ठीक ना। और पी भी दिया है, पी सॉरी यहाँ पर पी आई होगा, ठीक ना। आर ई सी आई पी आई ई रेसिपी होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दोनों, जो यहाँ पर आई और ई है वो नहीं होगा, यहाँ पर केवल ए गलत हो गया है। यहाँ पर आर ई सी आई पी ई होगा, ठीक ना, आई और ई नहीं होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा गया है, 20 नंबर क्वेश्चन है आपका। कहा गया है कि यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएटिव फिल इन द ब्लैंक आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें इसको फिल किया कौन सा वर्ड को हम ऑप्शन को फिल करेंगे। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर हाउ हो जाएगा, ठीक ना। आई वुड लाइक टू नाउ हाउ दिस मैकेनिक वर्क, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर पैसिव वॉइस में इसको बदलना है। तो आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर डी, डज सी स्टिल लव यू, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 21 का डी नंबर, ठीक ना। आर यू स्टिल लव्ड बाई हेयर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, पानी के अंदर हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। पानी के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह से व्यवहार करता है, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। 22 का 23 नंबर करेक्ट, 23 का ऑप्शन देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका क्या कहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी सिंपल माइक्रोस्कोप द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी, सीधा और आवर्धित होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि किसी भी कण का किसी भी कण की रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय की किस पर आधारित होता है। फिर से पढ़ लेते हैं, किसी भी कण की रैखिक गति के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय किस पर आधारित होता है। तो आपका 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, न्यूटन की दूसरी गति पर, ठीक ना। न्यूटन की दूसरी गति का जो सूत्र होता है वो भी जान लीजिए, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 AS होता है, ठीक ना। ये न्यूटन का दूसरी नियम का सूत्र होता है, ठीक ना, जिस पर इसको ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 25 नंबर है। निम्न में से कौन सा मूल एसआई मात्रक नहीं है। मूल एसआई मात्रक आप नंबर मूल एसआई मात्रक टोटल 7 होता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर मूल एसआई मात्रक आपको बता देते हैं, जो कि एम्पियर है, कैंडेला है, ठीक ना, केल्विन है। ये न्यूटन है जो ना, वो नहीं है मूल मात्रक, ठीक ना। ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और एम्पियर होता है जो कि मूल मात्रक में आता है। और वही बता दे, सहायक मात्रक बोलेगा तो सहायक मात्रक आपको याद रखना है, 2 होता है। कौन कौन होता है, रेडियन और स्टेरेडियन होता है, ठीक ना। तो आपका सहायक मात्रक 2 होता है। और मूल मात्रक में 7 कौन कौन आ जाता है, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और कैंडेला, ठीक ना, और मोल। ये 7 मात्रक है जो मूल मात्रक होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और हमारा यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को कर लेते हैं। यदि सामान्य बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक होगा। यदि सामान्य बल को दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण का गुणांक होगा। घर्षण का गुणांक क्या हो जाएगा? तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ये अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहेगा। अगर दो गुना कर दिया जाएगा तो ये अपरिवर्तित रहेगा 26 का, ठीक ना, घर्षण का गुणांक। नेक्स्ट पर चलते हैं। श्रृंखला में 4 प्रतिरोध है जिसमें से प्रत्येक का 1/4 ओम का है, ठीक ना, का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है, ठीक ना। श्रृंखला में यानी ये श्रेणी क्रम में है, ठीक ना, श्रेणी में है। वही समांतर क्रम में यानी पैरेलल में बोल रहा था तो आपका इसका अलग फार्मूला होता है। तो श्रृंखला में आपको क्या करना है, R1 + R2 + R3 और R4 करके आपको करेक्ट आंसर को कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक ना। इसका फार्मूला होता है, ठीक ना, RS बराबर क्या होता है आपको R1, ठीक ना, R1 + R2, ठीक ना, प्लस R3 + R4, ठीक ना। इस पर जब बैठाएंगे तो आपका यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, जो फार्मूला देखने को मिला था उस पर आपको वैल्यू को पुट कर देना है तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, 1 ओम आ जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 28 नंबर पर, ठीक ना। 28 नंबर क्वेश्चन का है, दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हरा कर जीता है? दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने किसे हरा कर जीता है? तो आपका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ जोन को हरा कर जीता है, ठीक ना। दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हरा कर जीता है और इस ट्रॉफी का आयोजक बेंगलोर और कर्नाटक में हुआ था, ठीक ना। सेंट्रल जोन के टीम्स को 6 विकेट से हराया गया था, ये भी याद रखिएगा, 6 विकेट से हराया गया था। तो सेंट्रल जोन, एक बात और फैक्ट याद रखिएगा कि 11 वर्ष बाद सेंट्रल जोन ने यह ट्रॉफी जीता है। इससे पूर्व 14-15 के में यह खिताब जीता था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और आप एक बात और फैक्ट याद रखिएगा कि दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत, जो दिलीप ट्रॉफी है उसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 में दिलीप ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है, ठीक ना। 1961 में दिलीप ट्रॉफी का शुरुआत हुआ है। यह प्रथम श्रेणी का टूर्नामेंट होता है, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? द पान द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, इब्तिसता चक्रवर्ती द्वारा, ठीक ना, इब्तिसता चक्रवर्ती द्वारा ये लिखा गया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 30 पर अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसे ASME द्वारा वर्ष 2025 का होली पदक किसे प्रदान किया गया है? अमेरिकी सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर द्वारा वर्ष 2025 का होली पदक किसे प्रदान किया गया है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाबा कल्याणी को ये प्रदान किया गया है, ठीक ना। 2025 का बाबा कल्याणी को प्रदान किया गया है। इससे पूर्व बाबा कल्याणी को वर्ष 2008 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2008 में बाबा कल्याणी को पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, भारतीय संविधान का कौन कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सिद्धांत को रैखिक करता है? तो कौन सा है? आपका ऑप्शन 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अनुच्छेद 42 है जो न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सिद्धांत को रैखिक करता है, अंकित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ब्रह्मपुत्रा नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी किस देश में नहीं बहती है? तो ये नेपाल में नहीं बहती है। 32 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा
बी, ठीक ना। तो और भी इससे रिलेटेड फैक्ट जान लीजिए, बहुत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है और ब्रह्मपुत्रा नदी रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से निकलता है वो जान ले। ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूरब में चामयुंग चामयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक ना। यहाँ यहाँ इसे यारलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी का अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को ही असम में ब्रह्मपुत्रा नदी कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो ब्रह्मपुत्रा नदी का निर्माण कैसे होता है इससे ये भी जान लीजिए। इसमें दिबांग, लोहित, केनूला एवं दूसरी सहायक नदियों इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्रा का निर्माण करती है, ठीक ना। नाम चरबा शिखर 7757 मीटर के पास पहुंचकर ब्रह्मपुत्रा नदी के अंग्रेजी के यू अक्षर जैसे मोड बनाकर भारत में अरुणाचल प्रदेश में गर्ज के मध्य में प्रवेश करती है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्रा नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है और उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्रा नदी के सिल्टर निक्षेपण निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक ना। ब्रह्मपुत्रा नदी चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है, ठीक ना। तो कहाँ कहाँ बहती है? चीन, भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 33 नंबर। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? तो आपका 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ठीक ना। गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार है, ठीक ना, ऋग्वेद में। इससे रिलेटेड एक फैक्ट जान लीजिए कि वैदिक साहित्य में वर्णित कुल 33 नदियों में से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। किंतु ऋग्वेद में नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। लेकिन ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद के नदी सूक्त में केवल 21 ही नदी का वर्णन किया गया है, ठीक ना। और ऋग्वेद काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को बताया गया है, ठीक ना। और सबसे पवित्र, सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसमें देवी तामा और माते तामा एवं नदी तामा भी कहा जाता था, ठीक ना। और ऋग्वेद में गंगा का एक बार और जबकि यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और ऋग्वेद में हिमालय पर्वत और इसकी इसकी एक चोटी मुजबत भी उल्लेख है, ठीक ना। तो गंगा के एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण समय अवधि में किया गया था। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समय अवधि में किया गया था, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी, ठीक ना। 1971 से 75 के समय अवधि में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत में मानव अधिकार के उल्लंघन के शिकायतों की जांच करने का उत्तरदायित्व नहीं है? तो 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार है। ये मानव के शिकायतों का उल्लंघन का जांच करने के लिए नहीं होता है, ठीक ना। बाद बाकी अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय महिला आयोग और भारत सरकार का राष्ट्रीय मानव अधिकार ये है, अंतर्राष्ट्रीय है, यहाँ इंटरनेशनल है तो ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई होता है? निम्नलिखित में से कौन सा भूजल आधारित सिंचाई होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। खुला कुआं से जो सिंचाई होता है भूजल आधारित सिंचाई होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 37 पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने किया था, जहां पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस नेता ने किया था, जहां पूर्व स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर 37 का हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या होता है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम सभा क्या होता है? तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी पात्र ग्राम निवासियों के विचार विमर्श सभा होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? भारतीय नागरिक के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ होता है? भारतीय नागरिक के संदर्भ में OCI का क्या अर्थ होता है? तो OCI का फुल फॉर्म बताना है, यानी पूरा नाम बताना है। 39 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओवर सीरीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवर सीरीज सिटीजन ऑफ इंडिया पूरा नाम होता है, ठीक ना। OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था, ठीक ना। तो OCI को, ओवर सीरीज सिटीजन ऑफ इंडिया को कब शुरू किया गया था? 2005 में। ओवर सिटीजन ओवरसीज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 में शुरू किया गया था। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया 2005 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 40वें, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकारी निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय सरकार निकाय 1992 के बाद बंद कर दिया गया था? तो 1992 के बाद किसको बंद कर दिया गया था? तो आपका 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया था। अधिसूचित क्षेत्र समिति को बंद कर दिया गया था। और 41 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैथ है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये 2:3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी आपका मैथ है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का सी, ठीक ना। 42 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, तो ये भी आपका मैथ है, तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। 46.15 हो जाएगा, ठीक ना। इसको एवरेज निकाल लीजिएगा टोटल। पहले क्या कीजिएगा, ये जो आपका 18 है और 8 है, ठीक ना। 18 और 45 को एक जगह गुना कर लीजिएगा। उसके बाद फिर 8 और इसको एक जगह गुना करके उसके बाद जोड़ लीजिएगा दोनों को, और उसके बाद आपको 8 + 8 और 8 से गुना कर दीजिएगा, सॉरी भाग कर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44 का, विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। कौन? जनार्दन है जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, ठीक ना। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द आपका जनार्दन हो जाएगा। और विष्णु के अन्य पर्यायवाची शब्द भी जान लीजिए, नारायण, हरि, केशव, माधव, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। कौन? नारायण, हरि, केशव, माधव, ये सब विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 में, यह वस्तु ग्रह है। उपरोक्त वाक्यों में ग्रहम शब्दों का विलोम चयन कीजिए, ठीक ना। तो आपका 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। त्याज्य त्याज्य आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 46वें नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में वाक्यों में बर्तनी संबंधित त्रुटि की पहचान कीजिए। 46 नंबर वाक्य में एक बर्तनी दिया गया है, उसको त्रुटि को पहचान। ज्योति लंबी समय पश्चात अपने गांव वापस लौटती है। तो यहाँ लंबी नहीं होगा, लंबी। 46 का करेक्ट आंसर किस में त्रुटि है? ये लंबी है, उसमें त्रुटि है। लंबा समय पश्चात अपने घर लौटती है, ठीक ना। तो आपका ये करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन करना है, ठीक ना। तो अस ही इज सो गुड, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 47 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या कह रहा है? सी इज सो गुड दैट एवरीबॉडी लाइक हेयर, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजलि डैश डैश टू परसुइंग हेयर स्टडीज व्हेन शी टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इसको आपको फिल इन द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विल कंटिन्यू गेट्स। आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 49 का आपका यहाँ पर कह रहा है कि ऑफ द गिवन कैटेगरीज स्केल ऑफ द लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन एग्जाम्पल फॉल इनटू। तो या फॉल जो है उसको आपको बताना है, ठीक ना। तो वुड यू ऑल प्लीज गो ऑन अप स्ट्रेंथ राइट अवे, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक में आपको करेक्ट आंसर को फिल करना है। तो 50 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 50 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक ना। ही एंड आई एम प्लेइंग यस्टरडे, ठीक ना। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 51, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो फिर से पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी है, न्यूटन का दूसरा नियम, ठीक ना। न्यूटन का गति का दूसरा नियम होता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 52 पर। और 52, किसी स्थिति में प्रकाशीय तंतु संरचना में प्रकाश की किरण का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना, ठीक ना। किसी स्थिति में प्रकाशीय तंतु संरचना में प्रकाश की किरण की बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ये आपतन कोण है जो क्रांतिक कोण से, आपतन कोण बड़ा होता है किससे? क्रांतिक कोण से बड़ा होता है आपतन कोण, ठीक ना। तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो होगा। यदि एक उत्तल लेंस मुख्य अक्ष पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है यदि लेंस के ऊपरी भाग को काला कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आपका 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी, ठीक ना। जैसे ही वस्तु का लेंस के ऊपर भाग काला करेंगे तो प्रतिबिंब की तीव्रता कैसी हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक ना। आपका करेक्ट आंसर 53 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदर्श गैस, जिसे आइडियल गैस से भी जानते हैं, आइडियल गैस से वास्तविक गैस व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया? आदर्श गैस से वास्तविक गैस का व्यवहार का विचलन किसके द्वारा खोजा गया है? तो 54 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना। ये बॉन डेर वाल्स द्वारा खोजा गया है, ठीक ना। आदर्श गैस को वास्तविक गैस का व्यवहार किस व्यवहार का विचलन द्वारा खोजा गया है, ठीक ना। किसके द्वारा? वान डेर वाल्स द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 55, निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। क्या कहा है? लेमिनेटेड पटलित कांच का, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सामान्य स्थिति में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सा है? वातावरण में प्रदूषण जो उत्पन्न करने वाला गैस है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड
ये नहीं होगा, ठीक ना। ये वातावरण में ये जो है प्रदूषित नहीं करता है। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है जो प्रदूषण का कारण बनता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बात कर ले। फीडे महिला महिला स्विच 2025 का किताब किसने जीता है? फीडे महिला ग्रैंड स्विच 2025 का किताब किसने जीता है? तो 2025 का किताब फीडे महिला कौन जीता है? 57 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 58 का। चौदहवें सी 14वें सिरारा खगोई हथोई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ठीक ना, किया गया है। 14वें सिरारा खगोई हथोई मिर्च महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो आपका 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? हर साल विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 59 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1987 में ओजोन परत के नुकसान पहुंचने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद दिलाता है, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। और विश्व ओजोन दिवस 2025 का थीम क्या था? वैज्ञानिक से वैश्विक कार्रवाई तक, ठीक ना। फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन, ठीक ना, इसका विश्व ओजोन दिवस का थीम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है? ठीक ना, थार रेगिस्तान के आसपास की विशेषता नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये विंध्या पहाड़ी का आसपास की विशेषता नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद सब में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, 61 नंबर। सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक ना, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक परमिट का योजना का उद्देश्य क्या है? तो 61 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ डी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है? अंतरराज्यीय भाड़ा वाहनों के लिए परिवहन में सुगम होना, ठीक है ना, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 62, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसके विवाह किससे विवाह किया था? ठीक ना, शक राजा को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने किससे विवाह किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, कुबेर नागा से किया था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियादी बुनियादी शिक्षा योजना को कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? 1937 में प्रस्तावित वर्धा बुनियाद शिक्षा योजना से कौन सा आंदोलन या विचार संबंधित है? तो आपको बता दें कि वर्धा योजना, जिसे नई तालीम या बुनियादी शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका 63 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना। इससे गांधी जी ने शुरुआत किया था, ये भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 64 नंबर। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के किस भाग का हिस्सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 64 का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए निर्देशक सिद्धांत है, ठीक ना। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ फैक्ट जान लीजिए। निःशुल्क कानूनी सहायता भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है, ठीक है ना। और संविधान का अनुच्छेद 39 में निःशुल्क
विधिक सहायता का प्रावधान है, ठीक ना। और यह अनुच्छेद अनुच्छेद को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर, प्रतिहारों 65 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन छूट गया था। 65, गुप्त उत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन रहता था? गुप्त उत्तर काल में अग्रहार भूमि का प्रशासन कौन रहता था? तो आपका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये ब्राह्मण रहता है, ठीक ना। ब्राह्मण को ऐसे भी भूमि दान दिया जाता था जो कि उसका भूमि नाम होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रतिहारों के किस शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? प्रतिहारों के किस शासक ने मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कौन सा उपाधि मिहिर भोज ने? बड़ा आदित्य बड़ा आदित्य बड़ा की उपाधि धारण किया था। ऑप्शन 66 का करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की था? आदित्य वराह की उपाधि धारण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण के लिए रिट जारी करने का शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है? तो आपका करेक्ट आंसर 67 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, ठीक है ना। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, और जो 7 प्रकार का रेट है उसका भी नाम आप याद रख सकते हैं या थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। 7 प्रकार का रेट है, जो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक ना, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा है उत्प्रेषण, और पांचवा है अधिकार परीक्षा, और तो सॉरी 7 प्रकार नहीं, 5 प्रकार का रेट जारी करने का जो होता है, जो पांचों आपको हम बता दिए, ठीक ना, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या कहा गया है? 68, भारत की कोनक्या कोनक कोनायक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? भारत की कोनायक जनजाति मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में पाया जाता है? तो 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, ये नागालैंड और अरुणाचल में पाया जाता है, ठीक ना, नागालैंड और अरुणाचल में पाया जाता है कोनायक जनजाति, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो कोनायक जनजाति के रिलेटेड एक फैक्ट जान लीजिए, जो कि आपको बहुत काम के आएगा। कोनायक अपनी विशिष्ट संस्कृति में चेहरे पर गोदना, ठीक ना, फेशियल टैटू करवाता था, यानी फेस पर वो गोदना को दबाता था, ठीक ना। और वो हेड हंटिंग, यानी सिर को सिर सिरों की कटाई करता था, ठीक ना, कटाई, यानी यह ऐतिहासिक प्रथा के लिए जाना जाता था, जिस पर अब प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक ना। सिरों की कटाई कर देता था, ये बहुत खतरनाक जनजाति है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 69, काजी सिंह और भीमा नायक जैसे भील नेताओं का नेतृत्व में भील विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भील विद्रोह आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 1818 में भील विद्रोह शुरू हुआ था, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 70, ये आपका मैथ है, तो आपको इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 71 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
ठीक है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मैडलिब की आवर्त सारणी की खोज के समय निम्नलिखित समूह की खोज नहीं हुई थी। निम्नलिखित समूह की खोज नहीं हुई थी। तो कौन सा समूह है जो मैडलिब के आवर्त सारणी के समय खोजी नहीं गई थी, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। उत्कृष्ट गैस है, ये खोजा नहीं गया था मैडलिब के आवर्त सारणी के समय, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 नंबर। तो ये रहा आपका 73 नंबर क्वेश्चन। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा उत्पाद बनता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का डी, ठीक ना। ये लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक ना। पारंपरिक स्रोत है तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। ये नाभिकीय ऊर्जा है जो कि एक पारंपरिक स्रोत है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 75 निम्न में से किस तत्व को कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ कठोरतम प्राकृतिक अपरूप पाया जाता है। तो 75 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, SN, ठीक ना। SN। ये भी याद रखिएगा कि कार्बन के 4 रवादार अपरूप होते हैं। कौन कौन है, हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फ्लोरीन, ठीक ना। हीरा, ग्रेफाइट, ग्रेफीन और फ्लोरीन होता है, ठीक ना। हीरा कार्बन का सबसे कठोर अपरूप है, ठीक ना, क्योंकि यह एक मजबूत और कठोर त्रिआयामी संरचना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या 76 नंबर। निम्न में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुबीजीय फल नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लीची, ठीक ना। आप बहुबीजीय फल ध्यान रखिएगा 3 प्रकार का होता है, ठीक ना। सरल फल, पुंज फल और संग्रथित फल होता है, ठीक ना। तो सरल फल में का उदाहरण आपका केला, अमरूद हो जाएगा। और पुंज फल का उदाहरण रसभरी और स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। और संग्रथित फल का उदाहरण कटहल, सहतूत आदि हो जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहा है कि थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, ठीक ना। तो आपका 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होता है। ये रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है। तो कैल्सिटोनिन जो होता है वो रक्त में कैल्शियम स्तर को कम करता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। किस देश ने एडफ्लैक्सी वैक्स नामक अपना पहला स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। किस देश ने एडफ्लैक्सी वैक्स नामक पहला अपना स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन विकसित करने की घोषणा की है। तो आपका करेक्ट आंसर अपना भारत ही हो जाएगा। 78 नंबर का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। हाल ही में रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दी है। हाल ही में रक्षा खरीद नियमावली 2025 को किसने मंजूरी दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपका मंजूरी दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। स्वेथलिंग कप किस खेल से संबंधित है। तो 80 का करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा, टेबल टेनिस से संबंधित है। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाता है। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का, ये मुंडा जनजाति मनाता है, ठीक ना।
सरहुल पर मुख्यतः मुंडा मनाते हैं। मुंडा झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है, ठीक ना। झारखंड का एक प्रमुख जनजाति है मुंडा। रात रावत भाटा रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपका 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। र से रावत बाटा र से राजस्थान में स्थित है, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका। जो कुछ परमाणु संयंत्र केंद्र है जिसको याद रखना है, ठीक ना। पहला हो जाएगा काकरापारा गुजरात में, दूसरा रावत भाटा जो कि राजस्थान में अभी देखे क्वेश्चन में, तीसरा गोरखपुर में है हरियाणा, गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के जिसमें हरियाणा राज्य में स्थित है, ठीक ना। गोरखपुर नाम है लेकिन हरियाणा राज्य में निर्माण अधीन है, ठीक ना, निर्माण अधीन है अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थोड़ा पूंजीवाद से उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का किसका स्वामित्व होता है, ठीक ना। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं का पर किसका स्वामित्व होता है? तो आपका 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। आपको 83 से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रखना है, ठीक ना। नाटो की स्थापना की बात कर ले तो आपका 4 अप्रैल 1949 को किया गया था, ठीक ना। और वर्तमान में अक्टूबर 2025 में नाटो के 32 सदस्य शामिल हुए हैं, ठीक ना। और लास्ट जो सदस्य बना है 32वां वो स्वीडन मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने वाला सबसे नवीनतम सदस्य देश बना है, ठीक ना। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? आपको यूनिसेफ का मुख्यालय भी याद रखना है न्यूयॉर्क, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और सॉरी ऑप्शन सी दिया गया है, यह यूनिसेफ का मुख्यालय है, ठीक ना। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और यूनेस्को आपका जो ऑप्शन करे डी दिया गया है पेरिस यूनेस्को का मुख्यालय है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस, ठीक ना। और नाटो का ब्रुसेल्स आपको याद रखना है। यूनिसेफ न्यूयॉर्क और यूनेस्को पेरिस में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 का हो गया है। 85 का करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वामित्व है, ठीक ना। 85 का चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र में आता है? विनिर्माण अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? तो 85 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और द्वितीय क्षेत्र में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है, ठीक ना। तो याद रखिएगा बजरंग पुनिया का संबंध कुश्ती से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में वाणिज्य बैंकिंग किस प्रकार की प्रणाली है? भारत में वाणिज्य बैंकिंग किस प्रकार की प्रणाली है? तो आपका 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यह मिश्रित प्रणाली है, ठीक ना। वाणिज्य बैंकिंग मिश्रित प्रणाली है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी बातें आपको ध्यान रखना है। तो बिहार में जो आपका लोकसभा सीट है वो 40 है। एलपी लोकसभा सीट आप याद रखिएगा 40 है। और आपको बता दें राज्यसभा यानी राज्यसभा का सीट कितना है? तो राज्यसभा का 16 सीट है। राज्यसभा का 16 सीट है। और विधानसभा का कितना सीट है? तो विधानसभा का 243 सीट है। 243 सीट है, ठीक ना। और वही बात कर ले विधान परिषद का तो 75 सीट है, ठीक ना। एक बार और रिपीट कर देते हैं। लोकसभा का सीट बोले तो आपको 40 कहना है, बताना है। और राज्यसभा का सीट बताना है तो 16, राज्यसभा 16। और विधानसभा के सीटों की संख्या 243, विधानसभा की सीटों की संख्या 243 और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है, ठीक ना। तो विधानसभा सीटों की संख्या 75।
चलिए, आपको पूछा गया था लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, तो 40 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपका इधर दिया गया है। कच्ची कह रहा है संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो लोकतंत्र का स्थापना करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट बोलते हैं मैथ है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आपका 90 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, और 92 भले 91 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना, 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डार्विन फिंच। डार्विन फिंच किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? डार्विन फिंच किसका उत्कृष्ट उदाहरण है? तो आपका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, अनुकूलित विकिरण यानी एडोप्टिव एडोप्टिव रेडिएशन का है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपका हो जाएगा? 93 का सही कथन ऑप्शन सी है। ओजोन क्षय पर ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक ना। ओजोन क्षय पर ओजोन छिद्र का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 94 पर मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रक्त कोशिका में यानी आरसीबी, रेड ब्लड सेल में। रेड ब्लड सेल सेल नहीं, आरसीबी यानी लाल रक्त कोशिका, याद रख, कनिकाओं, सॉरी, कनिकाओं में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाल रक्त कनिकाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते 95। एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है? एक सामान्य यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या होता है, यानी साइज पूछा गया है। तो आपका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर, ठीक ना, मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका का आकार क्या हो जाएगा? 10 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताए, वही बताया जाता है कि आपका प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक है, और प्रोकैरियोटिक बोला जाता है तो आपका हो जाता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर व्यास तक होता है, ठीक ना, प्रोकैरियोटिक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 96, पहाड़ियों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है। पहाड़ियों में आरबीसीएस की संख्या अधिक होती है, कहाँ होती है? 96 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। पहाड़ पर वायुदाब कम होता है, इसीलिए ये आरबीसीएस की संख्या अधिक होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान डैश डैश से जल के छः अणु बनता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के 6 अणु बनता है, ठीक ना। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के 6 अणु बनता है, किसके द्वारा? तो आपका 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के द्वारा, 12H2O के द्वारा 6 अणु बनता है, प्राप्त होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो यहाँ पर और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक क्या क्या होता है, जरूरी क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जाल H2O और सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल होता है, जो कि चारों जरूरी है, तब जाकर प्रकाश संश्लेषण कहीं होता है। और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक होता है। लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे सर्वाधिक होता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स रोग डैश डैश के कारण होता है? तो एड्स रोग एक विषाणु के कारण होता है, और आपका 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसका फुल फॉर्म याद रख सकते हैं एड्स का, ठीक ना। एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक ना। HIV का आपको कारण होता है, इसका पूरा नाम होता जाता है, ठीक ना। एड्स HIV वायरस के कारण होता है, उसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 99 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जैस्मिन बेलोरिया
ने कौन सा पदक जीता है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत की जैस्मिन बेलोरिया ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। स्वर्ण पदक जीता है मुक्केबाजी में जैस्मिन बेलोरिया ने स्वर्ण पदक जीता है 2025 में। लास्ट और क्वेश्चन है, हाल ही में 100 नंबर, तो हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बना है? हाल ही में हाल ही में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बना है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुशीला कर्क, ठीक ना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुशीला कर्क है जो कि नेपाल की पहला महिला प्रधानमंत्री बना है, ठीक ना। और यह 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्वारा सुशीला कर्क को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, जब पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली को ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक ना। उसके बाद बनाया गया था। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा, आपका क्या स्कोर आया ये भी कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप अपना एक लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम और मेहनत करें और आपको इसी तरह से सेट को डीपली एक्सप्लेन करके और डिस्कस करा पाए। थोड़ा टाइम ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसे फैक्ट बता देते हैं जो आप ध्यान रखिएगा तो आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन हिट करेगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। बशर्ते आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं, इसी तरह के कंटेंट और भी देखने को मिलेगा। थैंक यू।